नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के विषय में जानकारी हासिल की थी। आज हम उससे आगे की चर्चा करने वाले हैं। तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट जो था उसमें बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल नाम से अलग पद दे दिया गया था और जो बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी थी उन दोनों प्रेसिडेंसी के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया था। ठीक, तो चलिए आगे उसके बाद में चर्चा करते हैं। तो 1773 की रेगुलेटिंग एक्ट में कुछ कमियां रह गई थी। हर एक एक्ट में कुछ कमियां रह जाती हैं, तो उसके आगे हम सुधार करके कुछ और नया लेकर आते हैं। तो उसी क्रम में 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में सुधार करके 1781 में एक नया एक्ट लाया गया जिसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से जाना जाता है। तो अगर पूछा जाए कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में संशोधन करके कौन सा एक्ट लाया गया था, तो वो था एक्ट ऑफ सेटलमेंट। ठीक, या ये पूछा जा सकता है कि एक्ट ऑफ सेटलमेंट क्या है। तो एक्ट ऑफ सेटलमेंट जो है वो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट का संशोधित रूप है और ये कब लाया गया था? 1781 में लाया गया था। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में, जो कि कब लाया गया? 1784 ईस्वी में। ठीक, ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। पिट्स इंडिया एक्ट मैच करने को दे दिया 1784, रेगुलेटिंग एक्ट दे दिया 1773 का। ठीक, तो चलिए पिट्स इंडिया एक्ट के महत्वपूर्ण बातों पर गौर करते हैं। पहला है, कंपनी के राजनीतिक व वाणिज्यिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया। अभी तक क्या होता था, कंपनी के जो राजनीतिक कार्य थे वह व्यापारिक कार्य थे, वो क्या थे? इंटर रिलेट थे, एक दूसरे में मर्ज थे। लेकिन अब क्या कर दिया गया? उनको अलग अलग कर दिया गया और इसीलिए क्या किया गया? कंपनी का जो अधीक्षण था उसके लिए दो गवर्निंग बॉडी बनानी पड़ी, क्योंकि अब जब राजनीतिक कार्य व वाणिज्यिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया तो इनको देखने के लिए भी दो अलग अलग डिपार्टमेंट की आवश्यकता पड़ी। तो इसीलिए पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही था जो कि व्यापारिक मामले और राजनीतिक मामले दोनों को देखता था, लेकिन अब जब अलग कर दिया गया तो व्यापारिक मामलों के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और राजनीतिक मामलों के लिए एक नया बोर्ड गठित किया गया जिसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल के नाम से जाना गया। ये कब किया गया? पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत किया गया। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। कंपनी के अधीन जितने भी क्षेत्र थे उस समय, कंपनी ने जो जहाँ पे उनका व्यापार फैला हुआ था, जहाँ पे उनका पॉलिटिकल इंटरफेरेंस था, उन सभी क्षेत्रों को क्या कहा गया? ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया। क्या कहा गया? ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया, मतलब यहाँ पे ब्रिटिश का अधिकार है। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं। तो ब्रिटिश सरकार को भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके कार्यों पर व प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान कर दिया गया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया की जितने भी काम थे, जितने भी उनके प्रशासनिक कार्य थे, उन सभी पर पूर्ण नियंत्रण, पूर्ण रूप से किसका नियंत्रण हो गया? ब्रिटिश गवर्नमेंट का। अब वो किसके हाथ में थी? ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथों में कंट्रोलिंग थी उसकी। ठीक, तो ये तो था पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में कुछ बातें। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके आगे की चर्चा हम आगे करते हैं। तो चलिए आगे हम 1833 का चार्टर अधिनियम के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इस अधिनियम की खास बातें हम जानेंगे। तो सबसे पहला है, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल का पद दे दिया गया, मतलब भारत का गवर्नर जनरल के नाम से एक अलग पद बना दिया गया। जैसे हमने 1773 के चार्टर में पढ़ा था रेगुलेटिंग एक्ट में कि बंगाल का जो जनरल गवर्नर होता था उसको बंगाल का गवर्नर जनरल, बंगाल का जो गवर्नर होता था, बंगाल का गवर्नर, उसको गवर्नर जनरल बना दिया गया था। कहाँ का? बंगाल का ही गवर्नर जनरल अलग पद बना दिया गया था। ठीक, और मुंबई और मद्रास के प्रेसिडेंसी के गवर्नर को इसके अधीन कर दिया गया था। अब यहाँ पे क्या कन्वर्जन हो रहा है? बंगाल का जो गवर्नर जनरल है उसको पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ठीक, पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग था। ठीक, और ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस चार्टर अधिनियम के जरिए बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था? तो 1833 के
चार्टर के जरिए ऐसा किया गया था। ठीक, अगला बात करते हैं, मद्रास और मुंबई के गवर्नर जो गवर्नर थे उनकी विधायिका शक्ति को समाप्त कर दिया गया। 1833 के चार्टर से मद्रास और मुंबई के गवर्नर के जो विधायिका शक्ति यानी कि कानून बनाने की जो शक्ति थी लोकल लेवल पर, उनको क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया, एबॉलिश कर दिया गया। ठीक, अब वो कानून नहीं बना सकते थे। अगला क्या काम किया गया, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी जिसकी इस्टेब्लिशमेंट इंडिया में कब हुई थी, 1600 ईस्वी में हुई थी। वो पहले क्या थी, व्यापारिक निकाय थी, उसका काम क्या था, व्यापार करना। लेकिन अब वो क्या हो गई, पूर्ण रूप से प्रशासनिक निकाय में, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी में कन्वर्ट कर दी गई। अब उसका काम क्या हो गया, प्रशासन का हो गया। ठीक, अगला महत्वपूर्ण कदम क्या उठाया गया, सिविल सेवकों के चयन के लिए, जो आजकल IAS IFS अधिकारी होते हैं, ऐसे ही तब ICS नाम से होता था, ICS नाम से होते थे, इंडियन सिविल सर्विसेज उस नाम से होते थे। तो उनके चयन के लिए भारत में खुली प्रतियोगिता का आयोजन करने का प्रयास किया गया था 1833 के चार्टर के द्वारा। लेकिन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो थे, जो कि उसकी गवर्निंग बॉडी थी कंपनी की, उनके विरोध के कारण इसको वापस लेना पड़ा, मतलब सफलता नहीं मिली, इसका आयोजन नहीं कराया जा सका। हालांकि आगे चल के ये चीज़ होने लगेगी, लेकिन इस अधिनियम में ऐसा प्रस्तावित किया गया था, लेकिन वो सफल नहीं हो सका। तो ये तो थी 1833 के चार्टर अधिनियम की कुछ खास बातें।